अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस मुद्दे को लेकर के रखी गई है? सबसे पहले तो मीडिया के जितने साथी हैं, मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, आप लोग उसमें तशरीफ ले आए। और मैं ये देखता हूं कि मुमरा का जो भी मुमरा कलवा का मुद्दा रहता है, आप लोग इसको बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आवाम के सामने रखते हैं। रही बात, कल आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के जो नगर सेवक हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी के नगर सेवक है। पहले ही वो लोग जो है घड़ी के सिंबल पर जीत कर थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वो लोग गए हुए। कल हमारी पूरी टीम जो है, अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उससे मिलने के लिए गए। मैं सर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, काफी वक्त दिया हमको जो है बात करने का, और तमाम जो है हमारे शहर के जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसको सुना। और हमारे साथ में जो है थाना के जो अध्यक्ष है हमारे जो है प्रांचवे साहब, और जिनकी क्यादत में हमारी पूरी टीम काम कर रही है, वो हमारे नजीब मुल्ला साहब। दो बातें कल जब हमारे जाने के बाद जो इस शहर के अंदर बहुत सारी बातें शुरू हुई, क्योंकि ये पूरी टीम कहीं ना कहीं जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनके हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ में काम करती थी। लेकिन एक चीज तो अब मुमरा कौसा के नौजवानों को, मुमरा कौसा के उलमाओं को, मुमरा कौसा के नेताओं को ये जरूर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि शहर हमारा जो है काफी आबादी बड़ी है, हमारी जो है तादाद वोटर लिस्ट की बड़ी है। 52% वोटर्स आज मुमरा कौसा के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि कलवा के अंदर भी करीब 46-48% वोटर्स हैं। 2009 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर राजन दादा और आपने देखा होगा जितेंद्र अवार्ड साहब में फाइट हुई। और ये भी सच्चाई पूरा शहर जानता है उस वक्त कि राजन दादा कहीं ना कहीं कलवा से लीड लेकर वो आए थे, लेकिन मुमरा कौसा के जब वोटर्स आए, सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने भरपूर उनको वोट दिया और अवार्ड साहब यहाँ से जीतकर आमदार बने। यही चीज सारे लोग जानते हैं इस चीज को। जब हमने देखा, और लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी टीम बीजेपी में गई है, कोई बीजेपी में नहीं गया है। हम घड़ी के सिंबल में थे, घड़ी के सिंबल में है, और इंशाल्लाह घड़ी के सिंबल में रहेंगे। वो लोग थे जिनको मुफाद परस्ती की राजनीति करनी थी, वो लोग उनके साथ में गए। घड़ी के सिंबल पे सारे नगर सेवक जीत के आए थे, और वो लोग आज भी उसी पे हैं। और दूसरी एक बात, जब हमने सोचा तमाम नगर सेवकों, मैं मुबारकबाद देता हूं कलवा की टीम को, जो बेचारे हमारे हिंदू भाई हैं। पहले हमने जाने से पहले ये बात रखी और हमने उनके साथ मीटिंग की, 2 राउंड 3 राउंड मीटिंग हुई। वहां के तमाम लोग इस बात के लिए ये तैयार थे, वहां जो शिवसेना के नगर सेवक हैं, वहां जो राष्ट्रवादी पार्टी के नगर सेवक हैं, उन्होंने एक बात रखी कि हम चाहते हैं कि जब इतने दिनों तक मुमरा कौसा से आप लोगों ने अवार्ड साहब को एमएलए बनाया, तो क्यों ना आपकी कम्युनिटी का कोई लीडर आपका नेतृत्व करे। और ये हमारी खुशी की बात है कि नजीब मुल्ला साहब एक ऐसे लीडर है जो सिर्फ इस बात को चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं, मुमरा कौसा की आवाम को, थाना में नहीं महाराष्ट्र, एक ऐसा लीडर है जो थाना के अंदर अपनी एक हैसियत रखता है। मुझे फख्र होता है कि ऐसे लीडर पे, कि थाना के अंदर कहीं भी देखा जाए तो कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी जो मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन हमेशा उस लीडर ने थाना के अंदर, चाहे वो राबोड़ी या मैं कहता हूं थाना, हमेशा हमारे मसलों को बहुत अच्छी तरीके से, और कॉर्पोरेशन के अंदर आज लोग हमारे नगर सेवक को कहते हैं कि गद्दारी, किस चीज की गद्दारी? मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि ये नगर सेवकों ने हमेशा अपने वार्ड में काम किया है। 15-15 साल से लोग जीत के आ रहे हैं, 20-20 साल से जीत के आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने काम किया है। और जब कलवा में हमने लोगों से बात किया, इसी बात को रखा, तो कलवा लोगों ने कहा कि आपके बीच की राजनीति उभरनी चाहिए और आपका लीडर होना चाहिए। जब ये बात हम लोगों ने आपस में रखी, तो हमने सोचा क्यों नहीं हिस्सेदारी होनी चाहिए। कौन आदमी नहीं सोचता कि उसकी हिस्सेदारी बढ़े? जब हम जानते हैं कि मुमरा कौसा में एक अच्छी मुस्लिम लीडरशिप उभर सकती है, एक अच्छा लीडर यहाँ का आमदार बन सकता है, तो हम नजीब भाई के नेतृत्व में हमने सोचा, क्योंकि हमारा सिंबल भी घड़ी था, हमारी पार्टी भी एनसीपी थी, तो हमने सोचा क्यों ना मुमरा कौसा की आवाम को, मुमरा कौसा के लोगों को जोड़कर एक अच्छे नेतृत्व में हम एक बढ़िया अपना आमदार विधानसभा में भेजें, ताकि वो हमारे मसलों को, हमारी सच्चाई को, हमारी हकीकत को, हमारे मसलों को वो अच्छे तरीके से उठा सके। सिर्फ बीजेपी के नाम पर हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ दें, हम अपना घर छोड़ दें,
हर आदमी, मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां, हर लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब हमारी हिस्सेदारी की बात होती है तो उसको बीजेपी के नाम पर हमारे शहर में हमारे लीडरों को, हमारे साथियों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है और बदनाम किया जाता है। दूसरी बात, विकास के नाम पर क्या इन कारपोरेटरों ने 15 साल अपने अपने वार्ड में काम नहीं किया? राजू भाई यहाँ बैठे हैं, लगातार इनका परिवार आज 20 साल 25 साल से शहर की खिदमत कर रहा है। नेहा नाइक साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, इनकी वालदा, क्या राष्ट्रवादी पार्टी ने उनको नगर सेवक बनाया था? नगर सेवक कहीं ना कहीं इस शहर की आवाम ने हफीजा नाइक को बनाया था। अश्विन राउत लगातार 15-20 साल से जो है नगर सेवक है, उनको क्या राष्ट्रवादी पार्टी इन लोगों ने बनाया था? साहब ने बनाया था? कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम ने और समाजवादी पार्टी से वो जीत कर आई थी। जब आप कोई काम करते हो, जब आप दूसरी पार्टियों से तोड़कर अपनी पार्टी में लाते हो, तो उसको जो है उसको सही ठहराया जाता है। अब जब कोई अपनी ही पार्टी में रह के अपने सिंबल पे जीतकर अपनी पार्टी में रहता है, उसको गद्दार कहा जाता है। कहाँ का ये मतलब जो है सिस्टम है? तो यही कहना चाहता हूं कि मुमरा कौसा के तमाम लोगों से, खासकर जो मैं नौजवानों से, कि अब हिस्सेदारी का वक्त आ गया है। 52% आप हो। मैं कलवा मुमरा की आवाम को और हिंदू भाइयों को बहुत बहुत जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पूरी ताकत दी। 2 दिन पहले कलवा में हमारी ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। जिस मोहब्बत के साथ, जिस ताकत के साथ उन लोगों ने जो है नजीब भाई का और एनसीपी का साथ दिया है, तो अब मुमरा के लोगों ने जो आज जो नगर सेवक, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी लालच में ना आकर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सोचा, अपनी हिस्सेदारी को सोचा। आज नजीब भाई के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। सफर नोमानी, ये साथी, संघर्ष का साथी, मैं खुद इस बात को कह सकता हूं, मुमरा की एक आवाम को इसको बात को कह सकता हूं कि आज कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरा जीवन जब से मुमरा कौसा में 94-96 से स्टार्ट हुआ है, सोशल एक्टिविटी, चाहे कोई मसला हो, सामाजिक काम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसके बाद रही बीजेपी की बात, रही इसकी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारे लोग मिलकर मुमरा कौसा काम करेंगे। डॉक्टर साहब, 2-3 बातें मैं आपके सामने रख दूं, फिर सवाल करिएगा। विकास के नाम पे जो कॉर्पोरेशन का काम होता था, जो जिम्मेदारी होती थी, वो तमाम नगर सेवकों ने अपने अपने इलाके में किया। लेकिन विकास के नाम पे जरा लोग बहुत विकास की बात करते हैं, तो जरा टोरेंट की भी बात होनी चाहिए। जरा आज तक हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर से तो हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए। जब हैंगिंग गार्डन लाने की बात आई तो उसकी भी बात होनी चाहिए। सब हैंगिंग मार्केट की भी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात और आखिरी बात मैं यहाँ के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस चीज को तो आपने देखा होगा, इस पे कोई भी सियासत करने की जरूरत नहीं। मैं आज भी साहब से कहता हूँ, आज भी तमाम साथियों से कहता हूँ, कब्रिस्तान पे कोई भी पार्टी सियासत ना करे। एवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं, वो मीटिंग रखे, बुलाए तमाम नगर सेवकों को, बुलाए तमाम एनजीओ को। जो आज कब्रिस्तान की हालत है, उस पे मिल बैठ के हल करने की जरूरत है। जब आप कब्रिस्तान बनाने की क्रेडिट लेते हैं, तो कब्रिस्तान पे जो मसले हैं उसकी भी क्रेडिट आपको लेनी चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के साहब से निवेदन करता हूं कि साहब, कब्रिस्तान पे सियासत बंद करिए। मुमरा के नौजवानों को, मुमरा के बच्चों को आपस में, ये मुमरा कौसा के बच्चे, सब नौजवान बच्चे सब अपने भाई हैं। पॉलिटिक्स 3 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, लेकिन जब पॉलिटिक्स से हम हट जाएंगे तो फिर जो है सच्चाई आपके सामने है। सबसे पहला मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने जो टोरेंट के मुद्दे का कहा, तो आप भी उस वक्त पार्टी में मौजूद थे जब शमीम भाई ने इस टोरेंट पर आंदोलन किए, कई बार उन्होंने क्या क्या कहा जी। तो फिर उस वक्त आपने ये सब बातों को क्यों नहीं उठाया? आज बहुत बड़ी बात देखिए, शमीम खान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा बेहतरीन लीडर है, उसके नेतृत्व में हमने काम किया है। वाकई में उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। उसने जो अपनी लाश पर जाने का मसला रखा था, वो मुमरा के हित के लिए, मुमरा के लोगों के लिए कहा था। लेकिन वो सच्चाई मैं आज इस मीडिया के सामने रखना चाहता हूं कि जब टोरेंट का मसला आया था, और मैं हलफ लेके बोल सकता हूं, सानू पठान और शमीम खान और मैं तीनों आदमी उसमें नागपुर स्टेशन में हम एवार्ड साहब से मिलने के लिए गए थे, और इसी बात को लेके गए थे कि टोरेंट का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ था, टोरेंट आने वाली थी। और उस वक्त जो है बीजेपी की और शिवसेना की सरकार थी, और ऊर्जा मंत्री हमारे फडणवीस साहब थे। उससे हम लोगों ने जब सुना, और 2 जगह का नोटिफिकेशन आया था, एक कलवा मुमरा विधानसभा का, एक मालेगांव का, और उस वक्त मालेगांव के आमदार आसिफ भाई थे। हम लोगों ने जाके साहब से बात किया और साहब से कहा कि साहब किसी भी कीमत में, मैडम जब बात रखा है तो सुन लीजिए, किसी भी कीमत में मुमरा कौसा में नहीं आना चाहिए। साहब ने उस वक्त बहुत अच्छा आश्वासन दिया था।
साहब की बातों को हम लोग पत्थर की लकीर समझते थे अगर उन्होंने कह दिया, और उस लकीर को समझने के बाद जब शानू भाई शमीम भाई इस बात सच्चाई को जानते हैं, उसी का भरोसा करके वो आदमी उसी का भरोसा करके मुमरा कोसा में आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसने यही बोला था, क्योंकि उसको नागपुर में एसोसिएशन मिला था विधानसभा के अंदर। तो बताइए, जब उसका लीडर, जो हमारा लीडर अगर इस बात को कहता है कि मुमरा कोसा में टोरेंट नहीं आएगी, तो उसके बाद भी टोरेंट आई। उसी चीज को शमीम भाई देखने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला था, मैं टोरेंट को मुमरा में नहीं आने दूंगा, और टोरेंट आएगी तो उसकी लाश बच जाएगी। एक आदमी शहर को बचाने के लिए, शहर को रोकने के लिए अगर ऐसी बात कहता है तो उसका लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सच्चाई थी, मैंने रख दिया। इस सच्चाई को आप पॉलिटिकल ना समझे और चैलेंज के साथ में बात करें। 3 लोग हम लोग मौजूद थे, मैं था, शानू भाई थे और शमीम भाई थे जी। आखिर दूसरा सवाल है कि कब्रिस्तान के बारे में आप कह रहे हो, तो इतने सालों से कब्रिस्तान का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहा है, तो आप लोगों ने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? हम लोगों ने हमेशा साहब को लेके कारपोरेट के सारे लोगों ने ये बात रखी कि कब्रिस्तान का मामला सही होना चाहिए। और अब मैं बता रहा हूं ना, अब देखिए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन यही चीज को देखते हुए अब जानती इस शहर की जो झूठ की राजनीति, जो सिर्फ जो है दिखावे की राजनीति है, सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति है, इस राजनीति को खत्म करने के लिए ही आज एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा जो डर का माहौल था, जो लोग कहीं ना कहीं सच्चाई बोलने के लिए कारपोरेटर करते थे। आप तो ये भी देख सकते हो कि जितना कारपोरेटर का, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट आता है, जो कारपोरेटर काम करता है, आज तक उसका क्रेडिट किसने लिया? आज तक कभी उन नगर सेवकों को बैठाकर उनको बात की गई कि चाहे ये मैं कह सकता हूँ जफर नुमानी यहाँ कारपोरेटर थे, जब जफर नुमानी के वार्ड के अंदर हॉस्पिटल बनता है तो कहीं नहीं कि कॉर्पोरेशन बढ़ता है, तो क्रेडिट तो कहीं नहीं कि जफर नुमानी को मिलना चाहिए। देखिए, इस 15 सालों से आपके कुछ कारपोरेटर्स उस पार्टी में मौजूद थे, फिर 15 सालों में उनको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? उस वक्त उन्होंने इतने 2 इलेक्शन गए, उसमें उन लोगों ने पार्टी क्यों नहीं चेंज किया? आज उन लोगों को पार्टी चेंज करने का क्या सवाल आया? एक भी कारपोरेटर ने पार्टी नहीं चेंज की है मैडम, मेरा चैलेंज है। सारे लोग राष्ट्रवादी, अवार्ड साहब को तो छोड़ो ना, मैं अवार्ड साहब बता रहा हूँ ना, अवार्ड साहब से तो हम ये कह रहे हैं ना कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। आज हमारे वोटर्स पड़े हैं, आज हम कलवा की आवाम जो वहाँ के हिंदू भाई हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ के नगर सेवक खड़े हैं। तो क्या ये जो है हमारे नगर सेवक या मुमरा कोसा से कोई मुस्लिम लीडरशिप कोई नहीं उभरना चाहिए? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा भी लीडर जो है? और नजीबुल्लाह में बता दीजिए, शहर के जितने भी लोग हैं, मैं कह सकता हूँ नजीबुल्लाह में क्या कमी? एक ऐसा लीडर जो थाना कॉर्पोरेशन में 20 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को मसला उठा रहा है, और ये भी कह सकता हूँ उसको काफी एक्सपीरियंस है। साहब तो ठीक है, लोगों ने आमदार बना है, लेकिन एक बार अगर साहब नगर सेवक होते ना, एक नगर सेवक होते, तो उनको समझ में आता कि ये जो कारपोरेटर जो यहाँ बैठे हुए इनका दर्द क्या है। बातें देखिए, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, और मैं जो बातों को यही खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है, मैं सारी चीजें बिंदास बेफिक्र होकर मुमरा कोसा की आवाम के सामने रखूंगा। आज एक जरूरी मुद्दा था शहर के अंदर, जो आंदोलन हुआ, जो अभी हमारा जो हिमाचल, उसके लिए मैं जफर नुमानी साहब से जी जितेंद्र आभाट भी कब्रिस्तान में विजिट कर रहे हैं, नजीमुल्लाह भी कब्रिस्तान में विजिट कर रहे हैं। सिर्फ खेल हो रहा है, विजिट, ना उसकी भरनी हो रही, ना कुछ काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कब्रिस्तान पे राजनीति मत करो, लेकिन राजनीति तो हो रही ना। वो काम करने जा रहे हैं तो वो रोक रहे, वो काम करने जा रहे हैं तो वो रोक रहे हैं। अभी देखिए यही खेल चल रहा है। बेशक अभी देखिए आप ऐसा है, एक दो ऐसा है कि आप एक बात को समझ लीजिए कि वो जो कब्रिस्तान जो है उसकी बहुत बड़ी कहानी, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसकी पहली मर्तबा जब इस कब्रिस्तान की आवाज उठाई गई थी, वो हमारे हजरत मुसन्ना मियां साहब ने उठाई। और उन्होंने कहा था कि हमारे मुमरा के लोगों को जब कब्रिस्तान की अगर तदफीन करनी हो तो मुमरा से अमृतनगर दरगाह तक उनको आना पड़ता, तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का वो रास्ता था। तो उनकी मांगे थी कि मुमरा में कब्रिस्तान होना चाहिए, जिसके लिए हमने क्या किया कि जो मित्तल की 135 एकड़ की जमीन है उस पर हमने एक जगह की मांगनी की थी, और उस जगह की मांगनी का एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो डीजेड और शब्दार नगर के बीच का हिस्सा है। उस हिस्से के अंदर हमने कब्रिस्तान की मांगनी की। मांगनी होने के बाद में
जो बिल्डर है वो बिल्डर ने उसको हमको मना किया। मना करने के बाद हमारे उस वक्त के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर एंड वक्फ एंड औकाफ बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो हमारे आरिफ नसीम खान साहब थे। उन्होंने उसी वक्त फौरन जाकर के उसका नोटिफिकेशन जारी किया, यूडी के अंदर उसको वो किया, नोटिफाई किया, और नोटिफाई करने के बाद उसको ऐलान करते कि हम कब्रिस्तान यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके बाद में बिल्डर ने क्या किया कि बिल्डर ने फ्रेशर टैक्टिक्स अपनाया। उसमें कुछ लोगों का अंडरग्राउंड हाथ था, उन्होंने उस जमीन का लोकेशन चेंज करने के बाद में वो जो हमारी आरजी की जमीन थी, पीजी की जमीन थी, आरजी एंड पीजी की, वो जमीन के ऊपर हमारा ऐसा मानना था कि हम वहां पर स्लॉटर हाउस लाने वाले थे। वो 11 एकड़ का पूरा प्लॉट था। हम चाह रहे थे कब्रिस्तान वहां हो जाएगा, स्लॉटर हाउस यहाँ हो जाएगा, तो दोनों आसानी हो जाएगी। स्लॉटर हाउस से हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी और वहां पर हमारा कब्रिस्तान हो जाएगा। और वो नदी से बहुत दूर था। हमारा ये जो कब्रिस्तान है उल्लास नदी को बहुत लग करके, मैं हमारी बात नहीं मानी, वहां कब्रिस्तान हो गया। होने के बाद में उसका पूरा खर्चा महानगर पालिका ने तकरीबन 17 करोड़ अब तक के खर्चा किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे इलाके के आमदार हैं। हम उनको जब वोट देते हैं तो हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम उनको स्टेट गवर्नमेंट में भेज रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स आने चाहिए और काम करने चाहिए। आज 15 साल का वक्फा गुजर गया। इस 15 साल के वक्फे में जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा कौसा में जो भी काम होना, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो रहा हो, चाहे वो स्टेडियम में काम हो रहा हो, चाहे वो एसटीपी का काम हो रहा हो, चाहे वो मित्तल के रोड का काम हो रहा हो, चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो रहा हो, वो पैसा कहां से आ रहा है? चाहे रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? हमारी महानगर पालिका से आ रहा है। हमने जब आपको चुन करके दिया, हमारी महानगर पालिका सिर्फ 5,000 करोड़ की का एनुअल बजट है उसका, मगर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसका 6 लाख करोड़ का बजट है। हमने आपको जब 6 लाख के तिजोरी पर बिठाया तो आपका फर्ज ये बनता था कि वहां से बड़ा पैसा ला करके मुमरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते और काम करते। अब इनके मुद्दे पर आता हूं मैं। इनका सवाल ये है कि ऊपर राजनीति हो रही है। अभी लास्ट मोमेंट के ऊपर हमने 2.5 करोड़ का टेंडर कॉल किया महानगर पालिका ने। हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद में 5 मार्च 2022 को हमारा कार्यकाल सारे नगर से खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने टेंडर कॉल किया, टेंडर लगा हमारे कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। वो काम चालू कराने से पहले हमने वहां जाकर के बोला कि नहीं, इसको हमको अभी कैसा होता है ना कि हम बिट्स एंड पीसेस में काम करते हैं। हम क्या चाह रहे थे कि एक हिस्सा पूरा संपूर्ण तरीके से हो जाए, पूरा थोड़ा सा पैसा लाकर पूरे इलाके में काम करने की कोशिश करें तो पीछे का भला नहीं होने वाला है। हम ये चाह रहे थे कि एक छोटा सा हिस्सा हो जाए। इसके लिए हमने सबके सामने बात की थी कि हम कम से कम यहाँ पे 2 मीटर की भरनी करेंगे, तकरीबन 6 फुट की भरनी होनी चाहिए थी। मगर उसके अंदर फिर बीच में अड़ंगा डाल करके महानगर पालिका में प्रेशर टैक्सेस यूज करके, जो आमदार है, एक आमदार का प्रेशर टैक्सेस हमारे से बड़ा ही होगा, उन्होंने उसको उस तरीके से काम नहीं होने दिया और हमारे अंदर अड़ंगा डाला। मगर उसके बावजूद हम गए अब्दुल सत्तार साहब के जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, अभी उनके पास जाकर के हमने पैसा मांगा, उन्होंने 5 करोड़ रुपए हमको ऑन द स्पॉट रिलीज किया। हमने उसका अभी कल परसों उसका जीआर आएगा, हम वो करने की कोशिश करेंगे। अभी जो पैसा नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मतलब ये बोलते हैं कि हम किसी की भी कयादत में अगर उस जो कब्रिस्तान के अंदर जो भी दुश्वारी आ रही है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम रोड से नीचे प्लिंथ रखते हैं, रोड से ऊपर प्लिंथ रखते हैं। हम रोड से ऊपर रखते हैं ताकि रोड से जब वो ऊपर रहेगा तो पानी नहीं भरेगा। आज हमारा कब्रिस्तान जो है इस रोड से तकरीबन 1.5 मीटर नीचे भरने करके बनाया गया है। नीचे उसके अंदर जो हमारे को WCL का लेयर करना चाहिए था वो नहीं किया गया। मिट्टी के भरने के अंदर कहा गया हम गुजरात से मिट्टी लेकर के आएंगे और करेंगे, वो नहीं हुई। आपको भी मालूम है शेवना कंस्ट्रक्शन ने जो काम किया है उसका सब किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर कौन था? पूरा मुमरा जानता है कि वो एक हमारे इधर का नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो नगर सेवक का इलेक्शन भी लड़ता है और सबलेट करके कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाता है। और उसी आदमी ने ये आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि बबलू सैयद साहब ने उसके खिलाफ साफ तौर पर कहा कि हमने 1 रुपए में मिट्टी बेची, उसको अपने 100 रुपए के अंदर उसका बिल बनवाया है। तो इस तरीके से 17 करोड़ रुपए के अंदर उसकी बाउंड्री वर्क और भरने का काम किया गया है, जिसके ऊपर हम मुतमईन नहीं और हम उस टाइप की आवाज उठाई। इसकी सबसे पहली आवाज जो हमारे अजीत पाटा साहब ने उठाई, हनीफ कामदार साहब ने उठाई कि नहीं ये कब्रिस्तान। हनीफ कामदार ने जो आवाज उठाई थी वो जमीन के हेरफेर को लेकर के उठाई थी। इन्होंने जो आवाज उठाई थी वो क्वालिटी को लेकर के उठाई थी। पर उस वक्त में ऐसा हुआ कि हम सब ने मिलकर के उसको टैकल किया। हमारे पास समझ में नहीं इसकी हमारी गलती है और हम फिर दोबारा में कहते हैं आपसे कि हमारे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होगी, हमसे गलतियां हुई हैं। हम उसी गलती को सुधारने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं और हमारा ये फैसला है कि इंशाल्लाह इस बार मुमरा कौसा के अंदर अगर हमारी नुमाइंदगी बढ़ती है, हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है, हमारी कौम की हिस्सेदारी बढ़ती है, हम मुमरा कौसा में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। राजू भाई विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोग मैं चाह रहा था कि हमारे स्पोर्ट्स से करने ज्यादा अच्छा रहेगा, हमने अपॉइंट किया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आप नजीब मुल्ला की तरफ मुमरा कौसा की आवाम को कैसे जो है उनके तरफ रुख करेंगे? क्योंकि विधायक जितेंद्र अवार्ड का कहना है कि मुमरा कौसा की जनता उनके साथ है और शेर अकेला ही काफी है। देखिए, शेर की जहां तक बात है, साहब का बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता है। शेर हमेशा जंगल में रहता है, वो आवाम के बीच में नहीं आता। शेर का काम है जंगल में, तो जंगल में रहे तो बेहतर है। ये जो बात करते हैं यहाँ पे हमारी कई
300-400 मस्जिदें हैं, अजान और नमाज होती है, यहाँ नमाजी लोग रहते हैं, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ इंसान रहते हैं। शेर का काम नहीं है। शेर अगर बहुत शौक है शेर को, तो शेर चला जाए जंगल में और जंगल में ही जाकर रहे तो बेहतर है। तो ये बातें करना कि शेर है, शेर अकेले आता है शिकार करता है, ये सब बहुत बातें गलत है। इसको बोलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का कोई वो इसके नहीं ऊपर है। इसके ऊपर एक जवाब मैं भी दे देता हूँ। बहुत मैं कल से देख रहा हूँ कि शेर का फोटो बहुत सारा चल रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। 2012 का इलेक्शन हो रहा था हमारे सामने जो है वो सुभाष भोरे साहब शिवसेना के कैंडिडेट बनकर के हमारे सामने लड़ने आए थे इलेक्शन रशीद कंपाउंड से। एक रोज की बात है, इलेक्शन से 7-8 रोज पहले की बात है। उन्होंने वहां पे स्टेज लगाया, स्टेज के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया था। उस बैनर के ऊपर उन्होंने किसी का फोटो नहीं लगाया था, सिर्फ एक शेर का फोटो लगाया था, शेर के मुंह का फोटो, और पूरा व्हाइट बैनर था। और उन्होंने वहां पे भाषण किया और भाषण में बहुत सारी बातें कही। दूसरे दिन हमने वहां पर भाषण किया, दूसरे दिन मैंने वहीं पर स्टेज लगाया। मैंने एक बात कही थी कि सुभाष भोरे साहब इस बात का एहसान माने, जो शेर है वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया तो जिससे आप हमको डरा रहे हो ना, वो हमारे फ्रिज में पड़ा होता। जफर भाई आप अपनी बातों को रखने में माहिर है, और अभी जहां हिस्सेदारी की बात हो रही है और इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां बीजेपी मुसलमानों को टारगेट बनाती है, तो आप अपनी हिस्सेदारी किस तरह रखेंगे उधर? क्या बेबाकी से उधर भी बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात ये बता दूं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि हम किसी बीजेपी को नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है उसकी निशानी कमल है और हमारी निशानी जो है वो घड़ी है। हम बार बार कहते हैं कि हम समाजवादी से आए हैं तो घड़ी की निशानी पर आए हैं, और वो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, अगर वो हमारी कौम के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे खाने पीने पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर अगर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करेगा, तो जफर नुमानी अपनी पूरी टीम के साथ विद नकीबुल्ला और विद आनंद प्रांत पे अश्विन भाभी और रूपाली मैडम, जसवीर भाई, राजू भाई, तमाम लोग, अजीज भाई, तमाम लोग टीम के साथ जिस बेबाकी के साथ और आंख में आंख डाल करके जफर नुमानी बात करता था, उससे कड़क बात करेगा, उसमें कोई समझौता नहीं हो। जफर भाई सर, अभी ये जो बात चल रही है, अभी कोल्हापुर में जो हादसा हुआ है उसमें अजीत पवार साहब गए थे दौरा करने के लिए जी। 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है जी। क्या उनके ऊपर कलम लगाया गया है? क्योंकि अगर ये किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया होता तो सीधे उस पर जो है आतंकवाद का कलम लगाया गया होता। इन 21 लोगों पे क्या कलम लगाया गया और इन पे क्या दहशतगर्द का मतलब कलम लगाया नहीं लगाया जाएगा? इसका एक ही सवाल, इसी में आप लोग का संग्रह का भाड़ा निकल जाएगा। सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाले, वहां के हादसा के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले अजीत दादा पवार थे। वहां पर उन्होंने जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनसे जाकर के उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की। मस्जिद का जो दरगाह पर मामला हुए, हमले हुए, उस पर जाकर के उसका विजिट किया। जो लोग फसादियों के जरिए, जो लोग समाज के दो लोगों को बांटने का काम करते, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मुआवजा दिया, उनको आश्वासन दिलाया। और कल मैं जब नजीब भाई के साथ, आनंद पांडे के साथ, राजू भाई, नफीस भाई, ये हमारे अश्विन मैडम, रूपाली मैडम और अजीज भाई, महफूज शेख मामा, डॉक्टर साहब के साथ में मैंने जो लेटर दिया उसमें विशालगढ़ और हाजी मलंग दरगाह का मैंने खासकर तस्करा किया कि अगर दादा हमारे लोगों के ऊपर जो वहां पर केस बना है, और अगर और भी महाराष्ट्र में अगर कभी भी हमारे लोगों को खासकर टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, तो दादा उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो हमको हमारा फैसला लेना पड़ेगा। ये हम बात करते हैं सर। जनता के साथ ये जस्टिफिकेशन कैसा होगा? क्योंकि जनता ने एक टाइम था जब टॉरेंट नहीं आ रही है, आज आप उसका एकदम अपोजिट कर रहे हैं। तो ये जनता ने तो एक जन को वोट देता है, बाद में आपके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस हो जाता है, उसके बाद आप पार्टी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये जनता ने वोट एक पार्टी को दी, तो ये जनता के साथ जस्टिफिकेशन कैसा होगा? टोरेंट की बात, पार्टी चेंज किसने किया? अगर पार्टी को जो पार्टी में है, उसी पार्टी में चेंज होती है तो क्या आप लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि अवार्ड साहब ने सिंबल दूसरा लिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम जिस पार्टी से जुड़े आज भी उसी पार्टी से, इलेक्शन हमने राष्ट्रवादी से ही लड़ा था, घड़ी का ही चिन्ह था,
और जब हम समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए तो गद्दार नहीं थे। आज अगर हम हमारे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे जनता के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई अगर हमारे से गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे तो हम गलत है। तो आप क्यों लेकिन आपकी आइडियोलॉजी भी सेम है, पार्टी भी जावेद सेम भाई, है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ टोरेंट का, उस वक्त डॉक्टर साहब, शानू भाई, शमीम भाई ने जब आवर साहब को कहा कि मुमरा में टोरेंट आ रहा है, तो उन्होंने भी तो उनके साथ खेला और कहा कि मैं नहीं आने दूं। बेचारे शमीम तो ने बड़े पार्टी के नेता के साथ खेला और उनको टोरेंट मुसलमान हो गई, टोरेंट मुसलमान हो गई। और उन्हीं के इस बात पर शमीम भाई ने कहा मेरी लाश के ऊपर से जाने का, तो शमीम भाई ने तो भरोसे पे कहा, किसके? अपने नेता आवर साहब के। आज उनके भरोसे के कारण हर कमेंट पे तंज तो हमारा अध्यक्ष शमीम भाई बेचारा झेल रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, टोरेंट कंपनी जब आई थी पहली बार, मेरा लारी साहब इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें मैं राष्ट्रवादी में था और मैं आवाज साहब की क़यादत पे काम करता। मैंने कहा टोरेंट वालों को चप्पल से मारो, ये मेरा स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नजर शायद आप शर्म से छूट जाएगी। टोरेंट का विरोध और टोरेंट के अगेंस्ट में जितनी बातें मैंने की है राष्ट्रवादी पार्टी में रहते हुए और अहमद साहब की क़यादत में, किसी ने नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सच को सच कहूंगा, छूट को छूट ही कहूंगा। मैं दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता, जिसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको क़यादत को बदलनी पड़ी। एक और सवाल से बात दोनों से, कि ऐसा भी सुना गया है कि आपकी जो कॉर्पोरेशन की टिकट है वो खतरे में थी, इस वजह से आपने स्कीम चेंज की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टिकट, मैंने आपसे कहा कि मेरे बारे में एक वीडियो चली थी, मोहतरमा रूता अहवार साहब है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, महिलाओं की, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक अल्फाज कहा था जिसमें मगरूरियत की झलक आती है। उन्होंने कहा था कि जफर नोमानी का कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। मैंने उस बात को भी दुआ समझ कर रख लिया था। मैंने कहा कि शायद यही बात मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, और वो बात मेरे दिल पर बार बार दस्तक देती। और ये आज अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में ये फैसला कर दिया कि मैं टिकट मांगने का भिखारियों की तरह जिनके दरबार में खड़ा होता था, अल्लाह ने आज मुझे वो पावर दे दिया कि हो सकता है कल मैं टिकट अपने हाथों से तकसीम करूं। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैंने कहा था कि वह तो इज्जो मंतशाओ वह तो जिल्लो मंतशाओ, और आज आपके सामने फिर कहता हूं, इन्नल्लाह मा साबरीन, इन्नल्लाह मा साबरीन। सबर का फल अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, ये मेरी टीम ने दे दिया, मेरी आवाम ने दे दिया, ये अल्लाह की तरफ से फैसला है। और जब किसी के इंसान के मुकद्दर पर पर्दा पड़ना रहता है तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल करता है और ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेता है। जफर भाई, आने वाले चुनाव में लोगों तक आप कौन से मसले लेकर सड़कों पे उतरोगे और कौन से देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है शहर का, हमने अजीत दादा पवार को एक लेटर दिया है टोरेंट के बारे में, नजीब भाई की क़यादत में, और नजीब भाई की क़यादत में, आनंद पांचपे साहब की क़यादत में, अश्विन भाभी, रूता, ये हमारी जो पूरी टीम है, हमने उनको उसमें साफ लफ्जों में 3-4 बहुत बर्निंग इश्यूज रखे। हमने कहा कि जिस तरीके से अदर स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, इतना पैसा लोग देश छोड़ करके लेके भाग रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। अगर आप अपनी आवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो हमारे देश का, हमारे खासकर हमारे महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। एक सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी समाज के हो जो रजिस्टर्ड हो, उनकी बिजली को फ्री किया जाए। तीसरा मुद्दा हमने रखा है कि पीडी का बिल माफ किया जाए। चौथा मुद्दा हमने रखा है कि जो MSEDCL का पुराना बिल है उस पर 100% इंटरेस्ट माफ किया जाए। ये एक टोरेंट का इशू है। दूसरा हमारा गुलाब पार्क मार्केट का जो हकस का बड़ा मसला है वो है, कब्रिस्तान है, हॉस्पिटल है, बच्चों का स्टेडियम है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हमने नजीब भाई से कहा, नजीब भाई हम हवाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट चाहिए, हमारी टीम को रिजल्ट चाहिए। हमारी मुमरा कोसा की आवाम आज तक गुमराहियों में भटकती रही, ख्वाबों में देखा है उसने, सच्चाई नहीं देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप जमीन पर लाइए और इलेक्शन से पहले कोई ना कोई रिजल्ट दीजिए ताकि आवाम आप पर भरोसा करे। नहीं तो आवाम और आप तमाम लोग सामने, हम तमाम। डॉक्टर साहब ने अभी जस्ट ये बोला कि बस हो गया एक मेन मुद्दा था ना जिसके ऊपर बात करने का था। भाई एक बात और है, सबसे अहम बात यह है कि आज हम थाना कमिश्नर साहब के पास गए थे,
एक लेटर हमने दिया है, हमारा लेटर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे कि जो विशालगढ़ की जो घटना हुई थी उसमें मुमरा कौसा में एक ह्यूमन चेन बनी। वो ह्यूमन चेन का जो इंतजाम किए थे वो तमाम एनजीओ के लोगों ने और तमाम पत्रकार भाइयों ने मिल करके किया था। उसमें 19 लोगों पर रजिस्टर्ड केस हुआ, रजिस्टर्ड नाम है और 150 लोगों पर अननोन नाम है। तो हम ये चाह रहे थे क्योंकि हमने एक मोहब्बत भाईचारगी और एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए हमने वो ह्यूमन चेन बनाई थी और ह्यूमन चेन में तमाम मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग थे। तो उन पर केस हुआ है। कल हमने अजीत दादा से भी बात की थी। अजीत दादा ने आज हमको 5 बजे का कमिश्नर के पास का टाइम दिया था। हम नजीब भाई के साथ पूरी टीम के साथ हम लोग वहां गए थे और हमने कहा है कि सर ये जो FIR हुई है हमारी कौम के लोगों पर और हमारे गैर मजहब के लोग भी हमारे साथ थे, बहुत पीसफुल ये प्रोटेस्ट रहा है। आप वो FIR को अपने पावर के जरिए अगर कोई टेक्निकल जो भी उसका वो टेक्निकल वो बेस बनता है उस बेस को लेकर के आप उस FIR को खारिज करिए। उन्होंने कहा है कि मैं 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा। ओके, एक जो कारण है पूरे शहर के लिए, पूरे नौजवानों के लिए कि जो आज टीम बनी कि पूरे हमारे मुमरा कौसा की कि हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीती। एक लास्ट मतलब कुछ ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। शहर में ऐसे बातें चलती है, तो शहर में ऐसी कोई बातें चलती है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, जो चाचा है वही। तो इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। क्या ये सही बात है कि मतलब ये भी बोलते हैं कि ना सिर्फ लोगों को डाइवर्जन करने के लिए ये टीम बन रही है? अगर ये डाइवर्शन होता तो एक बहन और एक भाभी आपने सामने इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बारामती ने बता दिया। डीस में रीमॉडलिंग का बहुत बड़ा इशू हुआ और आज 2024 चल रहा है और मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पर हर जगह यहाँ के आमदार कह रहे हैं कि पानी की टंकी आ रही है, घासवाला में आ रही है, मित्तल में स्टेडियम के पास आ रही है, यहाँ आ रही है, वहाँ आ रही है, हवाई जहाज से आ रही थी। 5 साल हो गए अभी तक पानी की टंकी आ रही है। कुछ रोज पहले नजीब भाई के साथ यहाँ बैठे तमाम नगर सेवकों की मीटिंग हुई कमिश्नर साहब के साथ और कमिश्नर की कैबिन में तमाम शहर इंजीनियर्स मौजूद थे और इस मुद्दे पर यहाँ बैठे तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाला कि अभी तक के पानी की टांकी का काम हमारे शहर में शुरू क्यों नहीं हुआ। जैसे ये खबर पहुंची वैसे अगले दिन मैं देखती हूँ तो हमारी मेहनत और हाईजैक काम करे और उसको दिखाए कि ये आपने किया। जिस पर मेहनत नगर सेवक कर रहा है, जिस पर आवाज नगर सेवक कमिश्नर के पास नजीब भाई के साथ जाके उठा रहा है, उस पर क्रेडिट लेना मुनासिब नहीं है। आप बड़े नेता हो, बड़े लेवल पे राजनीति करो, कम से कम हमारे प्रभाग में जो मेहनत हम करते हैं और अपने लोगों को ये पहुंचाते हैं कि ये हमने किया, उस पर मत आओ। बोर्ड में दौरा नजीब भाई ने वेरी नेक्स्ट डे इंजीनियर्स का फोन आया, श्री मैडम ने अपने यहाँ पर विजिट करवाया, इनके शौहर इब्राहिम भाई गए थे, मैडम ने अपने यहाँ किया, मैंने और जफर भाई ने अपने यहाँ करवाया और फिर पता चलता है कि सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो रहा है। अरे कब शुरू किया आपने? इस इश्यू पे मीटिंग हमारी नजीब भाई के थ्रू कमिश्नर साहब से हुई। इस इश्यू पे हमने बात की। पानी की टांकी का प्रपोजल 2019 में जो रीमॉडलिंग का वर्क ऑर्डर आया था, इतने वक्त से ये सो रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि मुमरा में पानी की टांकी आ रही है, पानी की टांकी आ रही है। ये मत कर। अभी देखिए हाल ही में मैंने देखा चौपाटी पे भी उन्होंने एक विजिट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बजट है, मैंने तो 2009 में एक सपना देखा था, बता रहे। एक मिनट मैं सवाल का जो पूरा है वो पूरा कर देता हूँ मैं कि आपको मालूम होगा कि हमारे रेती बंदर के ऊपर, पारसिक रेती बंदर के ऊपर एक चौपाटी का काम शुरू है। ये काम जो है इसको सबसे पहले हमारे माननीय उस वक्त के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने 3 जगह पर, गायमुख पे, गोलसेत पे और रेती बंदर पे 3 जगह एक साथ पे काम चालू करवाया। मुमरा रेती बंदर के ऊपर वहाँ पे जो कुछ प्लॉट ओनर्स जो थे, जो रेती का जो नॉलेज थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो मामला वहाँ रुक गया। फिर वो जो 55 जो धारक जो लोग थे, 55 वहाँ पे मेंबर्स थे उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन किया गया। उनकी मांग थी कि हमारे को यहाँ की पर्याय जगह दी जाए। हमने उनको पर्याय जगह दी, फिर उसका हमने काम चालू करवाया। काम चालू करते वक्त हमें महानगर पालिका ने कहा कि हमारे इतना बड़ा पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे उस वक्त के सीएम, अभी के जो सीएम है, उन्होंने फौरन 65 करोड़ रुपए की सैंक्शनिंग करवाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके 25% की हिस्सेदारी ली, 25% की हिस्सेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ली और 50% की हिस्सेदारी हमारी महानगर पालिका ने ली।
तब कहीं जाकर वो 65 करोड़ का काम चालू हुआ। काम चालू होने में 27 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है। उस 27 एकड़ के अंदर हम लोग ने 1.8 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, 2 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, स्केटिंग रैक है, कैफेटेरिया है, ओपन जिम है, 2 विसर्जन घाट है, ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइटिंग्स है वहां पर। आप जाकर देख सकते हैं कि बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले वो काम कर दिया जाएगा। एक बात आपको और बोलना चाहता हूँ इसी के साथ में कि आपने देखा है कि हमारे मुमरा स्टेशन से पहले एक पारसी ब्रिज आता है जिसे आरओबी कहते हैं, रेल ओवर ब्रिज कहते हैं। वो रेल ओवर ब्रिज आज से 100 साल पहले का बना हुआ ब्रिज है और हमेशा वहाँ पे बॉटलनेक होती है, कंजेशन हो जाता है। ये शपथ विधि के फौरन बाद हमारे जो रेलवे मिनिस्टर अभिनव वैष्णव साहब, वहां पर हम लोग दिल्ली में मीटिंग किए। आपने वीडियोस देखा होगा, शेखर शिंदे साहब और अभिनव वैष्णव एक समय टेबल पे बैठ करके बात कर रहे हैं। तो हमने ये बात रखी वहां पे कि सर उस ब्रिज के दोनों तरफ 10-10 मीटर बढ़ा दिया जाए ताकि वो रोड जो है वहां कंजेशन खत्म हो जाएगा, रोड का आवाजाही एकदम आसानी से हो जाएगी। उसको देख करके इन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमारे आमदार साहब कि नहीं उसके लिए मैंने फलाने से बात कर लिया, मैंने डीआरएम से बात कर लिया, जो हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। आप उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा जो काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इसके लिए डीआरएम कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बजट जो मुहैया कराएगा वो रेलवे मिनिस्टर कराएगा, रेलवे सेक्रेटरी कराएगा और उसके लिए हमारे खासदार लोगों का काम है। खासदार ने वहां पर जाके बात की और बहुत सक्षम खासदार है। देखो आज आपको एक बात बता रहा हूँ, आज जब ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में हमने एक चीज देखी, उनको बहुत यहाँ पे वोट नहीं मिले, 13-14 हज़ार 15 हज़ार ही वोट मिलते थे उनको। मैंने बहुत जगह सोशल मीडिया पे पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि अब उसको वोट नहीं दे तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो इतनी छोटी सोच के आदमी नहीं है, वो असली डॉक्टर है, नकली डॉक्टर नहीं है। और आपको मालूम है कि वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद में उन्होंने एमएस किया हुआ है। उन्होंने कहा राजू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जिस तरीके से पहले बजट दे रहा था आज भी वैसी बजट दूंगा और अभी वो सारे के सारे काम जो भी पेंडिंग इश्यूज है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज है। हमारे आज भी हॉकर्स का इशू है, आज भी हमारे पास रिक्शा स्टैंड नहीं है, हमारे यहाँ टीएमटी की बसेस बराबर अप्लाई नहीं करती है, हमारे यहाँ पानी का मसला है। जो हम कितनी भी अच्छी रिमॉडलिंग कर दें, हम सोने के पाइप लगा दें, अगर हमारा पानी नहीं पड़ा टाइम से तो हमें पानी मिलेगा क्या? आज इतनी बड़ी यहाँ पे सोसाइटीज बन रही है, इतनी बड़ी यहाँ पे टाउनशिप बन रही है, एक बिल्डिंग के अंदर 2-2 हज़ार 2,500 फ्लैट्स बन रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर रहने आएंगे तो पानी लगेगा नहीं लगेगा? तो ये हमारे आमदार की जवाबदारी थी कि वो यहाँ आकर के पानी के मुद्दे पर बैठ के बात करता। 15 साल से यहाँ पर है। हमारे बाजू में दीवा लगकर एक शहर है, उस दीवा के अंदर पिछले 15 साल में 3 आमदार रहे अलग अलग। पहले रमेश नंदन पाटिल साहब रहे, फिर सुभाष गोयल साहब रहे और अभी राजू प्रमोद पाटिल साहब है। 3 अलग अलग एमएलए होने के बावजूद, और बहुत छोटे एमएलए, वो अपने आपको नेशनल लीडर नहीं बोलते, वो अपने आपको बहुत बड़ा लीडर नहीं मानते, मगर उन्होंने 9 एमएलटी जब 2009 में था उसको 9 एमएलटी को 42 एमएलटी कर दिया। और हमारे यहाँ पे 2009 के अंदर 35 एमएलटी से हम 50 एमएलटी तक नहीं पहुँच पा रहे। तो ये चिराग तले अंधेरा है। कतनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, मगर आज का जो जमाना है, आज का जो यूथ है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उन्हें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट करके दिखाए। आज 15 साल में आपने क्या किया? ना हमारे हॉकर के मुद्दे को हल किया, ना हमारे प्लेग्राउंड के मुद्दे को हल किया। आज मुमरा कौसा में सबसे ज्यादा चरस गरज ड्रग्स बिक रहा है। कल ही आपने देखा होगा बहुत बड़ी कॉलेज का बहुत बड़ा खेप मिला। अब इसके अंदर मैं नहीं जाना था, सभी को मालूम है कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है और कौन इसके अंदर हफ्ता खाता है। बहुत सारी चीजें हैं ड्रग्स को लेकर के, मगर मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से हमारी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन लोगों की, उसी तरीके से हमारे इस देश का जो चौथा स्तंभ है वो आप पत्रकार लोग हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको उजागर करें। जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे माफिया, ड्रग्स का माफिया चल रहा है, हम हमारे साथ दें, हम इंशाल्लाह उसको बंद करने की कोशिश करें।